हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हाज़िर हूँ मैं एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर। आज की वीडियो रहेगी यूके को लेकर। यूके स्टूडेंट एंड डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से मेजर पॉइंट है जिसके लिए वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं और हमें वो ध्यान देना है वो पॉइंट का, ताकि हमारा वीज़ा कभी रिफ्यूज़ ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या पुराने हो, मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो पॉइंट जिसके बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं और चांसेस रिफ्यूज़ल के बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इट शुड बी अ प्रॉपर। उसमें कोई गलती मत कीजिए। आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म बनने में इट्स अ बेसिक थिंग्स एंड योर लाइक बिलीव मी योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑल्सो। एप्लीकेशन फॉर्म आप परफेक्ट भरिए, परफेक्ट फिल करिए। उसके लिए चाहे कितना भी टाइम लीजिए, बट परफेक्ट फिल करके डबल क्रॉस करिए। दूसरी चीज़ है कभी भी नेवर एवर फॉल्स डॉक्यूमेंट, जो भी आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स कभी ना लगाइए। आपके डॉक्यूमेंट शुड बी ए प्रॉपर एंड जेन्यून ऑल्सो, बिकॉज आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट लगाओगे तो उसमें वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांस तो बढ़ने ही वाले हैं, बट कहीं ना कहीं आप बैन भी हो सकते हो, मे बी पॉसिबिलिटी। मेरी एडवाइस वही है कि आपके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट, आपके खुद के जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है आप वही लगाइए। आपके जो प्रोफाइल को मैच करते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट लगाइए। आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना लगाइए। कोई भी डॉक्यूमेंट सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आपका जो प्रोफाइल है उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, आप वही लगाइए। और आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगा रहे हो इट शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में ही ट्रांसलेट होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है गवर्नमेंट ने अप्रूव जो ट्रांसलेटर है, जो उनका सर्टिफिकेट रहता है, उसके पास आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कराइए एंड फिर एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कीजिए। अगर आपने जो मेजर डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपकी मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, वो अदर लैंग्वेज में, पॉसिबिलिटी है कोई स्टेट में अदर लैंग्वेज में भी इश्यू होता है मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। ऐसे केसेस में आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कराने पड़ेंगे एंड देन आफ्टर आपको उसको सबमिट करना है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं फिर ये भी एक रिफ्यूज़ल का रीज़न हो जाता है, बिकॉज़ डॉक्यूमेंट अगर परफेक्ट नहीं होते तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। थर्ड चीज़, केस लेटर। आपको पता होगा कि केस लेटर की क्या रिक्वायरमेंट है, और पता होगा कि अगर आपकी वीज़ा फाइल में केस लेटर है तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि आपके वीज़ा के चांसेस 90% से भी ज़्यादा अप्रूव हो जाते हैं। मेरी एडवाइस है कि आप केस लेटर को 2 बार चेक कीजिए एंड जो भी डिटेल्स उसमें लिखी हुई है परफेक्ट होनी चाहिए। आपके पासपोर्ट और आपके स्टडी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं अंदर वो परफेक्ट है कि नहीं, वो आप चेक कर लीजिए एंड देन आफ्टर सबमिट कीजिए। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये भी एक रिफ्यूज़ल के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड मेजर पॉइंट, योर बैंक स्टेटमेंट। आपको एम्बेसी से रिक्वायरमेंट है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ्स की। तो ऐसे केसेस में मैं आपको बता के चलूँ कि आपका जो स्टेटमेंट है 6 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए। 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना है और उसमें जो अमाउंट शो करनी है वो परफेक्ट, मतलब वो आपके लिए ही है ऐसा परफेक्ट पता, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए अमाउंट भी। अब उसमें एक चीज़ है कि आपको क्वेश्चन आता है कि उसमें बैंक स्टेटमेंट में कितना अमाउंट शो करना है। आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी आपने 6 महीने की फ़ीस पे की है या फिर पूरे साल की फ़ीस पे की है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब आपका और यूनिवर्सिटी का क्या कन्वर्जेशन है वो मुझे नहीं पता, बट अगर आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ की फ़ीस पे की है तो आपको उसकी रिसिप्ट तो लगानी ही लगानी है। बट बाकी के जो 6 मंथ, सपोज़ आप एक साल का कोर्स लेकर जा रहे हो, तो जो बाकी का 6 महीने का जो फ़ीस है वो भी आपके अकाउंट में शो होनी चाहिए। और 1 साल का जो अकोमोडेशन है पर मंथ के हिसाब से, जो वहाँ पे जो एक्सपेंस है, जो यूके ने उनकी ऑथोराइज वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो जो आपको फॉलो करना है और उतनी अमाउंट आपके बैंक स्टेटमेंट में होनी चाहिए, बैंक बैलेंस में होनी। और वन मोर थिंग, जो आपका बैंक बैलेंस है
वो मोर देन 28 डेज से ऊपर से मेंटेन होना चाहिए। मतलब 28 डेज से कम दिन के अंदर आपका फ़ंड नहीं आना चाहिए। मतलब जो भी आपने फ़ंड शो किया है वो आप मान के चलिए कि 1 महीने से मेंटेन होना चाहिए, मोर देन 28 डेज़। तो आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि आपके अकाउंट में वो बैलेंस 1 महीने से ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं ये भी एक रिफ्यूज़ल का रीज़न हो जाता है कि आपने बैलेंस ठीक से मेंटेन नहीं किया, आपने लास्ट 15 डेज़ में पैसे डलवा दिए और वीज़ा फ़ाइल अप्लाई कर दी। सो इस तरीके से भी नहीं चलेगा। आपका जो फ़ंड है वो 28 डेज़ से पुराने होने चाहिए, मेंटेन करेले होने चाहिए। और एक और चीज़, अगर आपने कोई स्पॉन्सर है, आपके फादर है या फिर पेरेंट्स आपके स्पॉन्सर है, तो ऐसे केसेस में आप उनका स्पॉन्सर लेटर भी लगाएंगे और आप उनका स्टेटमेंट लगाते हो तो वो सेम चीज़ उसमें भी 28 डेज से ऊपर आपका पुराना फ़ंड होना चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कहता चलूँ कि कभी कभी कोई स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि कोई बैंक स्टेटमेंट में, बैंक में जो फ़ंड शो करना है तो वो आप अलग अलग 4 से 5 अकाउंट में शो करते हो, 4 से 5 अकाउंट की 6-6 महीने की स्टेटमेंट लगाते हो। सो मेरा एडवाइस ऐसा है कि आप ट्राई कीजिए कि आप 1 से 2 बैंक के अंदर ही वो फ़ंड शो करिए। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि एम्बेसी अभी प्रेशर भी बहुत है, बहुत ज़्यादा वीज़ा फ़ाइल आ रही है, विज़िटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या फिर कोई वीएफएस की, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच, मतलब मिसमैच तो नहीं बोल सकते, मतलब मिसिंग हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर एक भी स्टेटमेंट आपका इधर उधर हो गया तो आपका जो फ़ंड जो टोटल है वो आप मतलब आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, इनसफिशिएंट फ़ंड में चला जाएगा। सो मेरा एडवाइस ऐसा है कि आप 1 या 2 बैंक अकाउंट में ही आपका फ़ंड शो करिए ताकि वो कन्वीनियंस भी रहे, इजी भी रहे, आपके डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा लंबे भी ना हो और मैक्सिमम 2 बैंक के बैंक स्टेटमेंट दे के आपका वो केस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिकॉज़ कहीं ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादातर वीज़ा रिफ्यूज़ बैंक स्टेटमेंट के बेस पे ही होता है, फ़ंड के रिलेटेड ही ज़्यादा होता है। सो आप उस पर ही फोकस कीजिए, उसको परफेक्ट बनाइए। आपका जो बैलेंस है, फ़ंड है, वो 30 डेज से पुराना होना चाहिए, आप ऐसा मान के चलिए। ये भी कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये चीज़ आप, मैंने जो बोला वो चीज़ का आप ध्यान रखोगे तो आपका वीज़ा चांसेस 100% हो जाएगा। IELTS MOI की अगर मैं बात करूं, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पे जिस बेस पे आपने एडमिशन लिया हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अगर वो प्रोवाइड नहीं किया कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने IELTS की एग्ज़ाम दी है तो आपका प्लस पॉइंट है, उसमें वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर IELTS नहीं भी है तो ऐसा भी नहीं है कि वीज़ा नहीं लगता, MOI के बेस पे भी वीज़ा हो रहा है, काफ़ी लोगों के हो गए हैं। और MOI एम्बेसी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि IELTS कंपलसरी है। अगर आपने MOI के बेस पे अप्लाई किया है तो आपको MOI प्रोवाइड करना है, IELTS के बेस पे अप्लाई किया है तो IELTS प्रोवाइड करना है। वन मोर थिंग, योर SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आप एट्रैक्टिव बनाइए और उसमें सारी चीज़ें मेंशन कीजिए, आपका प्रोफाइल के बारे में, आप क्या पढ़ने जा रहे हो, यहाँ पे क्या आपने पास्ट में पढ़ाई की है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। और सबसे मेन चीज़, रीज़न फॉर रिटर्न, ये चीज़ परफेक्टली आपको SOP में मेंशन करनी है कि मैं मेरी पढ़ाई फिनिश करके रिटर्न में मेरी होम कंट्री आ जाऊँगा। नेक्स्ट थिंग इज़ द योर कोर्स लाइक रिलेवेंट, मतलब आपका जो कोर्स है, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप यहाँ पे जो आपने स्टडी की है और वहाँ पे जो स्टडी करने जा रहे हो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप जैसे मान के चलिए, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे साइंस लाइन से बैचलर किया हुआ है, आप वहाँ पे MBA करने जा रहे हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये कोई कोलैबोरेशन नहीं बैठता। वैसे तो वीज़ा में कभी प्रॉब्लम तो होती नहीं है, बट सम केसेस कि अगर एम्बेसी को अगर डाउट हो जाता है कि ये सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा, मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे एंट्री लेने की ट्राई कर रहा है, ऐसा बंदा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंटरव्यू के लिए भी आपको बुला सकते हैं। कि कभी कभी ऐसी मेल भी रिसीव होती है, योर एप्लीकेशन इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्यू टू सम रीज़न, लाइक हमको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए, या फिर हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आपको अगर वो पता नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप ये वीडियो फिनिश करके वो वीडियो देखिए ताकि आपको पता चल जाए
कि ईमेल एनालिसिस के बारे में पूरी मैंने वीडियो बनाई है कि स्टेप बाय स्टेप कौन से मेल आते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। सो वो भी चीज़ मैंने कवर की हुई है इसके पास्ट पुराने वाली वीडियो में। सो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो मेरी एडवाइस वो है कि आप जो पढ़ने जा रहे हो वो कोर्स रिलेवेंट रखिए, ज़्यादा बेटर है, वीज़ा मिलने में और एडमिशन लेने में भी ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगा और आपके वीज़ा के चांसेस भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपने कोर्स लिंकिंग लिया तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक योर स्टडी गैप। यहाँ पे दिक्कत होती है। आपने जो स्टडी गैप, जैसे आप मान लो कि आपकी बैचलर फिनिश हुई 2018 और आप अभी चल रहा है 2022, तो 4-5 साल का गैप है, किसी का 7 साल का गैप है। तो वो गैप के कंसिडर करने के लिए आपको परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी को प्रोवाइड करने हैं, ताकि आपको मतलब उनको पूरा कन्विंस कर, आप चाहे वो 8 साल में आप जॉब करते हो तो जॉब बताइए, अगर आपने कोई अदर स्टडी की हुई है तो वो भी आप बता सकते हो, बट आपने जो गैप है वो उसको पूरा फुलफ़िल करना है, उसको डॉक्यूमेंटेशन से प्रूव करना है कि आपने ये गैप के दौरान क्या क्या काम किया हुआ। अगर आपने बिज़नेस किया है तो बिज़नेस के लगते हुए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए, जॉब किया है तो जॉब के लगते डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए, बट उसको ब्लैंक मत छोड़िए, आपको गैप कंसिडर करना ही करना है, तब भी आपको वीज़ा के चांसेस बढ़ेंगे। बिकॉज़ अगर आपने वो चीज़ नहीं प्रोवाइड की सो डेफिनेटली आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का मेल आएगा ही आएगा और आपके पास एम्बेसी डिमांड कर सकती है सारे डॉक्यूमेंट्स की कि आपने आपकी फ़ाइल में 6 या 7 साल का गैप है तो आपने ये दौरान क्या किया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक माइनस पॉइंट हो जाएगा, रिफ्यूज़ल का रीज़न बन जाता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है ये रीज़न से। सो आप मान के चलिए कि आप जब भी प्रॉपर वे में, मतलब पूरा प्रिपरेशन के साथ ही वीज़ा अप्लाई कीजिए फ़र्स्ट टाइम ही, ताकि आपको कभी सेकंड टाइम की ज़रूरत ही ना पड़े। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली रही होगी और मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि आपको ज़्यादातर पॉइंट मैंने कवर कर लिए और आपको समझ में भी आ गए होंगे। सो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और क्यों, बिकॉज़ मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।